नमस्कार, मैं हूं दीपक चौरसिया। कांग्रेस के एक बड़े नेता हैं, नाम है दिग्विजय सिंह। उनका राजनीतिक कद जितना बड़ा है उससे ज्यादा बड़े और संगीन होते हैं उनके इल्जाम। अन्ना के जन लोकपाल आंदोलन के दौरान दिग्विजय सिंह ने टीम अन्ना के सियासी मंसूबों पर सवाल उठाकर बवाल मचवाया था। फिर बाबा रामदेव जब काले धन के खिलाफ सड़क पर उतरे तब दिग्विजय सिंह ने उन्हें ठग बताकर उनके योग और आयुर्वेद के कारोबार की जांच कराने की मांग शुरू कर दी। बाल ठाकरे को बिहारी बताने वाले भी दिग्विजय सिंह ही थे। अब दिग्विजय सिंह के बोल बम आरएसएस पर फूटे हैं। दिग्विजय सिंह ने इंडिया न्यूज से खास मुलाकात में आरएसएस पर आतंकी ट्रेनिंग कैंप चलाने का सनसनीखेज आरोप लगाया है। ऐसा ही आरोप लगाकर गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे अपनी किरकिरी करा चुके हैं। फिर भी दिग्विजय सिंह का दावा है कि संघ आतंक की शाखाएं चला रहा है। आज बड़ी बहस का मुद्दा यही है कि क्या वाकई आतंकी ट्रेनिंग कैंप चला रहा है आरएसएस। संघ के लोगों को बम बनाने का प्रशिक्षण दिया गया। संघ के लोगों को बम बनाने का प्रशिक्षण दिया गया। आरएसएस पर कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह का ये सीधा हमला राजनीति में भूचाल ला सकता है। दिग्विजय सिंह ने आरएसएस पर ऐसे वक्त निशाना साधा है जब अपनी चुनावी रणनीति तय करने के लिए बीजेपी के तमाम आला नेता संघ की शरण में हैं। ऐसे में दिग्विजय सिंह के बयान की टाइमिंग से साफ है कि उन्होंने हमला तो संघ पर किया है, लेकिन निशाने पर बीजेपी ही है। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने भी ऐसा कहा था कि आरएसएस के कैंपों में आतंकवादियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। बाद में हालांकि यूटर्न हुए थे, लेकिन नहीं, मैं तो आज भी कहता हूं कहां दिया जाता है। संघ के कई प्रकरण मेरे पास हैं जहां संघ के लोगों को बम बनाने का प्रशिक्षण दिया गया, प्रमाणित है। आपको याद होगा कि इस साल कुछ ऐसा ही बयान गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने दिया था। हमारे पास ये रिपोर्ट आ गई है इन्वेस्टिगेशन में, ये भारतीय जनता पार्टी हो या आरएसएस के हो, उनकी जो ट्रेनिंग कैंप है वो हिंदू टेररिज्म बढ़ाने का काम देख रहे हैं। इस पर भी हमारी बड़ी कड़ी नजर है। उस वक्त बीजेपी ने गृह मंत्री के खिलाफ संसद से सड़क तक कोहराम मचा दिया था। शिंदे को बाद में अपने बयान पर खेद जताना पड़ गया था। अब इंडिया न्यूज से खास बातचीत में दिग्विजय ने बीजेपी की वही दुखती रग दबाई है, और वो भी पूरी दबंगई के साथ। वैसे दिग्विजय सिंह पहले भी संघ पर ऐसे आरोपों के नश्तर चला चुके हैं। संघ पर आतंकी शाखाएं चलाने के आरोपों का सिलसिला शुरू करने का श्रेय दिग्विजय सिंह को ही जाता है। संघ में कुछ लोग ऐसे हैं जो कि आतंकवादी गतिविधियों का प्रशिक्षण देते हैं और आतंकवादी गतिविधियों में शामिल भी हैं। दिग्विजय सिंह ने अपने पुराने आरोप दोहराकर फिर से बहस छेड़ दी है कि क्या वाकई आतंक के ट्रेनिंग कैंप चलाता है संघ। दिग्विजय सिंह का ये बयान राजनीतिक लिहाज से बेहद खास है, क्योंकि उन्होंने एक साथ बीजेपी की राजनीति के दो स्तंभों पर हमला बोला है। संघ के साथ साथ दिग्विजय सिंह ने बीजेपी के पोस्टर बॉय नरेंद्र मोदी को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। मोदी जी वहां कहते हैं कि इसको नीतीश को सबक सिखाना है, और दूसरे दिन बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। तो कुछ तो लोग ये भी कहेंगे कि साहब आपका भी इसमें संबंध हो सकता है। दिग्विजय के बयानों पर बीजेपी तिलमिला गई है। कांग्रेस का कुनबा फूकी हुई बंदूकों और छुटे हुए कारतूसों से भारतीय जनता पार्टी पर हमला करता है। जितनी ऊर्जा और जितनी शक्ति वो भारतीय जनता पार्टी पर हमला करने में लगा रहे हैं, उसकी अगर आधी ऊर्जा और आधी शक्ति और मजबूत राष्ट्रवादी इच्छा शक्ति से वो आतंकवाद और आतंकवादियों पर हमला करते तो आज देश को ये दिन देखना न पड़ता। अब ये बड़ी बहस का मुद्दा है कि दिग्विजय सिंह के आरोप सिर्फ उनके बड़बोलेपन की निशानी है, या फिर वो संघ के खिलाफ किसी बड़ी रणनीति के तहत सीरियल वॉर में जुटे हैं। संघ के लोगों को बम बनाने का प्रशिक्षण दिया गया। मिथिलेश कुमार सिंह, दिल्ली, इंडिया न्यूज। तो बड़ा सवाल, क्या संघ बम बनाने की ट्रेनिंग देता है? क्या आरएसएस ट्रेनिंग कैंप चलाता है? सुशील कुमार शिंदे ने भी यह बयान दिया था जयपुर में, लेकिन बाद में उन्हें खेद जताना पड़ा था क्योंकि बीजेपी और आरएसएस दोनों उनके पीछे पड़ गए थे। इससे पहले 25 अगस्त 2010 को
गृह मंत्री पी चिदम्बरम, तब के गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने पुलिस प्रमुखों की कॉन्फ्रेंस में सबसे पहली बार भगवा आतंकवाद शब्द का इस्तेमाल किया था। हालांकि बाद में कांग्रेस के महासचिव जनार्दन द्विवेदी ने यह कहकर सफाई दी थी कि आतंकवाद का कोई रंग नहीं होता, अगर उसका कोई रंग होता है तो काला होता है। लेकिन दिग्विजय सिंह के इस बयान के बाद एक बार फिर से बहस शुरू हो गई है कि क्या आरएसएस वाकई आतंकी ट्रेनिंग देता है, बम बनाने की ट्रेनिंग देता है। और इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं जेडीयू के नेता साबिर अली साहब, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और वरिष्ठ नेता रामेश्वर चौरसिया, समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेश अग्रवाल, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह और साथ ही साथ राजीव तुली, जो कि प्रांत प्रचारक प्रमुख हैं आरएसएस के दिल्ली से। तुली साहब, सबसे पहले क्या आरएसएस बम बनाने की ट्रेनिंग देता है? ये मैं नहीं कह रहा हूं, दिग्विजय सिंह जी कह रहे हैं। दीपक जी, ये जो दिग्विजय सिंह जी का बयान है ये हास्यास्पद है। देश को स्वतंत्र हुए 64 वर्ष हो गए हैं और इस 64 वर्ष में से 54 वर्ष कांग्रेस ने देश पर शासन किया है और पिछले 9 साल से कांग्रेस के नेतृत्व की सरकार ही केंद्र में राज्य चला रही है। तो मुझे लगता है अगर दिग्विजय सिंह जी के पास, और आपने ही अभी कार्यक्रम में बताया, इससे पहले सुशील कुमार शिंदे जी ने और पी चिदम्बरम जी ने भी ऐसा स्टेटमेंट दिया और उनको बाद में वो अपना स्टेटमेंट वापस लेना पड़ा। तो दिग्विजय सिंह जी को, यदि दिग्विजय सिंह के पास ऐसी कोई जानकारी है तो वो सरकार के साथ शेयर करें, गृह मंत्रालय के साथ शेयर करें, और गृह मंत्रालय और सरकार को यदि ऐसा कोई भी सबूत ऐसा मिलता है तो संघ के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। परंतु मुझे लगता है कि अभी कांग्रेस और सरकार, कांग्रेस के नेतृत्व में चलने वाली सरकार, दोनों ही दिग्विजय सिंह जी को गंभीरता से नहीं लेते हैं। वो दोनों ही उनको एक बिल्कुल माने इतने बड़े नेता हैं और उनको उनकी पार्टी ही एकदम मुझे ऐसा लगता है कि जोकर इन द पैक लेती है। इसलिए एक दिन वो स्टेटमेंट देते हैं और अगले दिन उनकी पार्टी के जो प्रवक्ता है वो उस स्टेटमेंट को विड्रॉ कर लेते हैं या पार्टी उससे किनारा कर लेती है। तो दिग्विजय सिंह जी को सोचना चाहिए, और ये पहली बार नहीं है। अजीत बर्नी जी की पुस्तक के रिलीज पे उन्होंने संघ के हाथ की बात कही और उसके बाद अजीत बर्नी जी ने माफी मांग ली, परंतु दिग्विजय सिंह जी को मुझे लगता है डिठाई और बेशर्मी की बिल्कुल हद तक पहुंच चुके हैं और उनको इसमें माफी मांगना भी ठीक नहीं लगा। पुस्तक का लेखक जो है वो अपनी पुस्तक जो लिखी है उसके लिए माफी मांग रहा है और सार्वजनिक रूप से माफी मांग रहा है। दिग्विजय सिंह जो उस पुस्तक के उद्घाटन पर गए, उसके लोकार्पण पर गए, उनको इतनी भी मेरे पास शब्द नहीं है इसको परिभाषित करने के लिए, और उनकी स्थिति ऐसी है कि आज उनको पार्टी और जन समाज कोई भी उनको गंभीरता से लेता नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। गंभीरता से नहीं लेता, लेकिन आरोप संगीन है। पार्टी का डिनायल आ जाएगा। मैं आऊंगा, पूछूंगा आपसे कि क्या उनके खिलाफ आप मानहानि का मुकदमा करेंगे। लेकिन अखिलेश प्रताप सिंह, क्या आरएसएस बम बनाने की ट्रेनिंग देता है? देखिए, उन्होंने जो कहा था कि दिया है, ट्रेनिंग दी है, क्योंकि जो अभी भी कई लोग इसी तरह के आरोपों में, चाहे कर्नल पुरोहित हो चाहे प्रज्ञा ठाकुर, जेलों में हैं, तो जो प्रमाण है वो तो दिखाते हैं कि इन लोगों के साथ इस तरह की ट्रेनिंग हुई है। अब हो रही है कि नहीं हो रही है इसके बारे में कुछ नहीं मैं कह सकता, लेकिन एक जो पुलिस के द्वारा जो लोग चार्जशीटेड हैं वो मामला कोर्ट में है, तो उससे तो इससे इनकार नहीं किया सकता है। और अभी जो हमारे आरएसएस के माननीय सदस्य ने कहा, तो देखिए ऐसा कि सबूत नहीं हो या हो तो उनको कंप्लेंट करना चाहिए, रोक लगानी चाहिए। आजादी के बाद तुरंत सरदार पटेल ने भी इसी तरह के कृत्यों में लिप्त होने के कारण आरएसएस पर रोक लगाई थी, उसके बाद भी कई बार रोक लग चुकी है। तो इस चीजों से भी डिनायल नहीं किया जा सकता कि ऐसी गतिविधियां इनकी रही हैं, बार कोर्ट में वापस लिया, ऐसी गतिविधियां इनकी रही हैं जिसके चल के देश को इनके खिलाफ बैन लगाने की आवश्यकता पड़ी। तो लगा दीजिए ना, अगर आपके गृह मंत्री कहते हैं, दिग्विजय सिंह कहते हैं, तो बैन लगा दीजिए ना, जेल में डाल दीजिए मोहन भागवत जी को, राजीव तुली जी को, सबको जेल में डाल दीजिए। कोई चीज अनायास, ये पॉलिटिकल डिसीजन नहीं है, ये पॉलिटिकल डिसीजन नहीं है। जब भी हुए थे तभी भी पॉलिटिकल डिसीजन नहीं था, अभी भी पॉलिटिकल डिसीजन नहीं है।
जो कभी किसी तरह के प्रशासनिक कानूनी स्तर पे इस तरह की आवश्यकता पड़ती है तो तत्कालीन सरकारें इस तरह के निर्णय लेती हैं। वो जाने जो इसमें जो लोग जिम्मेदार है, अगर कुछ होगा तो करेंगे, नहीं तो क्यों करेंगे, जबरदस्ती क्यों किसी को कोई करेगा। तो लीजिए मैं आपके पास आता हूं क्योंकि बहुत सारे लोग हैं, मुझे सबके पास जाना पड़ेगा। नरेश अग्रवाल जी, नरेश अग्रवाल जी, क्या आरएसएस बम बनाने की ट्रेनिंग देता है? देखिए, दिग्विजय जी मेरे बड़े भाई हैं, लेकिन ये हास्यास्पद हल्का और असंतुलित बयान कैसे आया मैं नहीं समझ पाया, क्योंकि इससे तो एक प्रश्न ये उठ गया कि अगर दिग्विजय सिंह जी को मालूम है तो फिर केंद्र की सरकार ने क्यों नहीं एक्शन अब तक लिया? उनकी सरकार को एक्शन, हाँ ये मैं मानता हूं कि आरएसएस में अफवाह फैलाने की, सांप्रदायिकता फैलाने की, ये सब ट्रेनिंग दी जाती है। मुझे लगता है नरेश अग्रवाल जी के ऑडियो के साथ प्रॉब्लम है। शाबिर अली जी के पास चलता हूं, फिर रामेश्वर चौरसिया जी के पास चलूंगा। और शाबिर अली जी, बड़ा सीधा सवाल आपसे, इसी आरएसएस के साथ आप 18 साल थे, उनके सहयोगी संगठन बीजेपी के साथ, क्या आपको भी लगता है कि आरएसएस बम बनाने की ट्रेनिंग देता है? चौरसिया जी, आपके सवाल अपने आप में एक मैं समझता हूं कि हमको उस सवाल में आपत्ति दूसरे को हो नहीं। मैं ये आपके यहां बहुत बार चर्चा हुआ इसलिए मैं कहता हूं, आपने कहा कि आरएसएस के साथ मैंने रहा, हमारी आरएसएस के साथ हम कभी नहीं रहे, बीजेपी के साथ रहे। और बीजेपी आरएसएस का क्या संबंध है, इसका व्याख्या और इसका उल्लेख आप बेहतर तरीके से कर सकते हैं। मैं पहले भी कहा, आज भी कहता हूं कि आप हॉट सीट पर हैं। खैर, आपने जिस सवाल को पूछा है मैं उसका जवाब देना चाहता हूं। मेरे पास इस वक्त कोई सबूत नहीं है और जब तक के कोई सबूत नहीं हो हम उसको नहीं कहेंगे। लेकिन अभी तक जो हमारे अखिलेश जी कह रहे थे वो बात सच्चाई है। अब उनका आरएसएस से कितना संबंध है या नहीं है ये मेरे पास जानकारी नहीं है। लेकिन जो लोग आज जेलों में बंद हैं और इस तरह की घटनाएं हुई है, चाहे वो मक्का मस्जिद की हो, वो चाहे दूसरे जगह अजमेर की हो, और उससे कनेक्टेड जो भी ले हैं उनके कहां कहां कनेक्शन है, मुझसे ज्यादा बेहतर आपको पता होगा और देश के लोगों को पता है। उस बात को दोहराने की जरूरत नहीं है। उस बात को दोहराने की जरूरत नहीं है तो मतलब आप भी ये कह रहे हैं कि आरएसएस के टेरर लिंक हैं, भगवा आतंकवाद जैसा शब्द कहीं है? लाइट गया जी। आप जो शब्द का प्रयोग कर लें ये तो आपकी मर्जी है। मैंने कहा कि जो लोग जेलों में बंद हैं उनके कहां कहां संबंध है ये किसी से छुपी हुई नहीं है। मतलब रामेश्वर चौरसिया की पार्टी से भी है। इतना दिनों से अगर कोर्ट ने उनको जमानत, अब कहां कहां संबंध है ये तो आप बताएंगे चौरसिया जी। दीपक जी, आपको ज्यादा, आपको तो पूरी हर चीज की जानकारी है। आप जब टेबल पे बैठते हैं हर चीज लेके बैठते हैं, आप ही कह दीजिए उनके कहां कहां संबंध है। तो रामेश्वर चौरसिया जी, आपकी पार्टी के लोगों के भी संबंध देखिए। मालेगांव धमाके 8 सितंबर 2006 को हुए थे, जिसमें साध्वी प्रज्ञा सिंह, लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, स्वामी असीमानंद समेत 12 आरोपी हैं। समझौता एक्सप्रेस धमाके जो 18 फरवरी 2007 को हुए थे, उसमें भी स्वामी असीमानंद है। हैदराबाद मक्का मस्जिद धमाके में इंद्रेश कुमार जो कि प्रचार प्रमुख हैं आरएसएस के, उनसे पूछताछ हो चुकी है। इसी तरह अजमेर धमाके, मालेगांव और मोदासा धमाके। दिग्विजय सिंह अगर ये बात कह रहे हैं तो उनके पास कोई बेसिस है, शायद बोल रहा हूं। मेरे से पूछ रहे हैं? जी हाँ, बिल्कुल आपसे पूछ रहा हूं। दीपक जी, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि क्या मामले हैं, क्या केस चल रहे हैं, कुछ न्यायालय को भी फैसले करने देने से। मैं दूसरी चीज बोल रहा हूं। ये बड़े दिग्विजय सिंह जी 10 साल मुख्यमंत्री रहे हैं और आपने उस बात को नहीं उठाया जो जब दिग्विजय सिंह सही मामले में बोले। दिग्विजय सिंह साफ साफ बोलते हैं कि मेरे पास उसके प्रमाण है और दिग्विजय सिंह की छूट अगर आरएसएस बना रही उनके पास प्रमाण है। 54-55 साल वो राज की है, 65 साल में 9 साल से उनकी सरकार है। अगर नहीं कर रहे हैं तो दिग्विजय सिंह बहुत बड़ा क्राइम कर रहे हैं। या तो आरएसएस के जो प्रमाण है वो दे, आरएसएस को बैन करें, लोगों को अंदर डाले, नहीं तो कांग्रेस दिग्विजय सिंह को अंदर डाले। और दिग्विजय सिंह की बात तो कांग्रेस ने भी नकार दिया है, उसे किनारा कर लिया। इसलिए दिग्विजय सिंह के बात को गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो गंभीर मामला उन्होंने उठाया है कि उनके पास प्रमाण है और इस तरह की भाषा वो बोलते रहते हैं और बोलते बोलते वो चले जाएंगे गुजरात के नरेंद्र मोदी के नाम ले लेंगे कहीं, क्योंकि वो हर चीज को महंगाई से भ्रष्टाचार से, आज की जो मुद्दे हैं इससे देश का ध्यान बटाना चाहते हैं। या तो कांग्रेस ने उसके लिए उसको फिट किया है कि आप बोलते रहो, हम उससे किनारा कर लेंगे। तो दिग्विजय सिंह जिस तरह से अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं, या तो आप सीरियसली नहीं लीजिए, अगर आपके टीवी चैनल पर कहते तो उनसे प्रमाण मांगिए
प्रमाण सरकार को दीजिए, ये बड़ा गंभीर मामला है। नहीं, उन्होंने तो कहा है उनके पास सीडी है। आरएसएस ने उन पे मानहानि का मुकदमा किया था और बाद में उस मुकदमे को वापस ले लिया। वो तो ये भी कह रहे हैं। आप अधूरी बात बोल रहे हैं, मैं पूरी बात बता रहा हूँ। छोड़ दीजिए ना, वो सीडी है। अभी तो वो मैंने पूरी बात सुन ली, पर पूरी बात आप अभी वो कह रहे प्रमाण है, उनको सरकार को देना चाहिए। मामले मानहानि का मैं नहीं कह रहा हूं। सरकार कैसे सहन कर रही है कि इस देश में बम बनाने की इंडस्ट्री चल रही है? ये तो सरकार पर लानत है। इसका मतलब है सरकार न टेररिस्ट से लड़ने की क्षमता रखती है, न किसी चीज को कंट्रोल करने की क्षमता रखती है। सरकार की इच्छा शक्ति समाप्त हो गई है। या तो दिग्विजय सिंह को चुप करे या दिग्विजय सिंह को अंदर डाले। इस तरह से दिग्विजय सिंह पूरी एनर्जी देश को गुमराह करने में लगाते हैं। अगर इतनी एनर्जी दिग्विजय सिंह उनकी सरकार लगाती तो आज आतंकवाद से छुटकारा पाया जा सकता था। बम ब्लास्ट कहीं नहीं होते इस देश में। इन्होंने तो इंटेलिजेंस एजेंसी को खड़ा कर दिया। इनकी बात पर क्या विश्वास करे? इन्होंने तो फोर्सेस को डिमोरलाइज किया साहब, बटला कांड उठा करके इंटेलिजेंस को डिमोरलाइज करते हैं। आईबी ने एक लेटर लिखा गृह मंत्रालय को कि अगर इस तरह से आप करते रहेंगे तो हम इंफॉर्मेशन देने के काबिल नहीं रहेंगे, हम नहीं देंगे, क्योंकि आप आईबी को भी कटघरे में खड़ा करते हैं। तो इस तरह की भाषा बोल करके ये देशद्रोह का भाषा दिग्विजय सिंह बोल रहे हैं। इन पर अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए। अविलंब का कोई मुद्दा नहीं है, अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए। नरेश अग्रवाल जी, आपको ऑडियो चला गया था, क्या आपको लगता है दिग्विजय सिंह को दूध का दूध और पानी का पानी करना चाहिए? नहीं, पहले मैं पूछना चाहता हूं कि दिग्विजय सिंह जी का बयान कांग्रेस महासचिव के तौर पे है या उनका व्यक्तिगत है? अगर कांग्रेस ने उससे अपने को किनारा कर लिया है तो फिर इस हास्यास्पद बयान को बहुत गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। और मैं समझता हूं दीपक भाई, इस पर कोई राष्ट्रीय बहस भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इस तरीके के बयान तो आतंकवादियों को फायदा पहुंचाने के लिए होते हैं, चाहे हिंदू आतंकवाद हो चाहे मुस्लिम आतंकवाद हो। लेकिन आतंकवाद आतंकवाद है, और अगर इस तरीके के बयानों को हम लोगों ने गंभीरता से लिया तो ये आतंकवादियों को फायदा देगा और ये दिमाग बटाएगा। जहां तक अगर दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस महासचिव के तौर पर दिया है तो केंद्र में फिर एक कांग्रेस की सरकार ने एक्शन क्यों नहीं लिया? मैं तो कहूंगा अगर दिग्विजय सिंह जी के पास प्रूफ है तो कांग्रेस को एक्शन लेना चाहिए, क्योंकि जैसे कांग्रेस माओवादियों के खिलाफ नहीं ले पा रही है तो ऐसे अगर वो हिंदू आतंकवादियों के खिलाफ नहीं ले पाएगी तो इस देश के सामने समस्या पैदा हो जाएगी। तो मैं तो इस बयान को बहुत गंभीरता से न ले रहा हूं, न इस पर बहुत बहस करने की बात समझ रहा हूं, और मैं समझता हूं कि इस तरीके से बयानों से राजनीतिक दलों को अपने को अलग कर लेना चाहिए, क्योंकि ये आतंकवादियों को बढ़ावा देने वाले बयान हैं। चलिए, आपने बड़ी गंभीरता और बड़ी समझदारी वाली बात कही। साबिर अली जी, मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन यह बात भी एक हकीकत है कि दिग्विजय सिंह महासचिव है। दिग्विजय सिंह जो कहते आए हैं, चाहे उन्होंने रामदेव के बारे में बोला, चाहे उन्होंने अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल के बारे में बोला, बाद में वैसी ही बातें होती रही। तो क्या उनके पास कोई प्रिडिक्शन का मीटर है? अखिलेश प्रताप सिंह, क्यों ना दिग्विजय सिंह वो तमाम सबूत कल जाकर गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे को दें? और मैं अपने पैनल से रिक्वेस्ट करूंगा कि इतने सारे लोग दिग्विजय सिंह जी से बात करना चाहते हैं, क्यों ना उनको टेलीफोन पर एक बार लेने की कोशिश की जाए। अखिलेश प्रताप सिंह जी, मेरा सीधा सवाल, ये सबूत अगर उनके पास है तो सरकार के साथ शेयर क्यों नहीं करते? वो जो लोग दोषी है उनको उन पर कार्रवाई क्यों नहीं करवाते? वो दीपक जी, आप तो एक चीज को बड़े ध्यान से सुनते हैं। उन्होंने जो मैंने आपका ऑडियो सुना था, दिख तो नहीं रहा है, उन्होंने कहा कि ट्रेनिंग दी थी। ये मतलब पास्ट टेंस होता, कंटिन्यूअस टेंस में नहीं बात कही थी उन्होंने। और ये बात इसलिए भी साबित होती है कि उससे रिलेटेड लोग जेलों में हैं। फिर उन्होंने कई बार बताया था, शंका जाहिर की थी कि ये ब्लास्ट में कुछ हमें इनपुट मिले हैं लोकल लोगों के। बाद में वो जांच में वो सही साबित हुआ। यहां तक कि उन्होंने बताया था कि मध्य प्रदेश के एक आरएसएस के प्रचारक थे, संभवतः समजोसिया कुछ नाम था, कि उनके जो मर्डर हुए थे उसमें भी जो शंका उन्होंने व्यक्त की थी, बाद में वो भी साबित हुआ। तो ये अभी कंटिन्यूटी की बात नहीं उन्होंने की, जो मैंने सुना आपके चैनल पे कि कभी ऐसा था। तो उस सिलसिले में इसलिए बल मिलता है। चलिए अखिलेश जी, मैंने आपका तर्क माना, क्योंकि इस तरह के आरोपों में लोग अभी जेलों में हैं। उन लोगों को सजा दिलवाई, तो कोर्ट देख रहा है ना, पुलिस प्रशासन और कोर्ट देख रहा है। मामला सब जुडिस है, वो तो मामला सब जुडिस है। दूध का दूध पानी का पानी होगा। ये तो सिर्फ अभी आरोप थे और इसको कोर्ट में रखा है पुलिस प्रशासन, जो भी इससे संबंधित जांच एजेंसियां हैं। और जहां तक हमारी सूचना, अभी इन लोगों की किसी की बेल भी नहीं हुई है, तो न्यायपालिका के अंदर है। जो भी तथ्यों सबूतों गवाहों के आधार पर जो भी फैसला हो। अखिलेश जी कह रहे हैं जो भी फैसला हो। रामेश्वर चौरसिया जी, सीधे उंगली आप पर उठाइए। हाँ,
इसलिए सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है, पहले मैं तो सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि शक के दायरे में कहीं ना कहीं आरएसएस है। एक मिनट, अरे दीपक जी पहले मेरी बात सुन लीजिए। अखिलेश जी अभी डिफेंड कर रहे हैं, मैं अखिलेश प्रताप जी से ये पूछना चाहता हूं, क्योंकि वो प्रवक्ता भी है यूपी के बीजेपी कांग्रेस के। अभी कांग्रेस पार्टी ने दिग्विजय सिंह के बयान से टोटली किनारा कर लिया। आपने अपने चैनल पर दिखाया, कोई प्रूफ के साथ नहीं दिखाया। जिस कांग्रेस पार्टी के वो महासचिव है उन्होंने किनारा कर लिया। आज दिग्विजय सिंह पूरे देश को बरगला रहे हैं, इवन कांग्रेस पार्टी उनके साथ नहीं है। तो मैं अखिलेश जी से पूछना चाहता हूं कि क्या आपने किनारा नहीं किया अगर पूरी कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप ने किनारा कर लिया तो? दूसरी बात, दिग्विजय सिंह इस तरह की भ्रम फैलाते जो है, इससे देश का जितना, एक मिनट अखिलेश जी आप बोलिएगा, एक मिनट आप ये बताएं कि दिग्विजय सिंह जी जो भ्रम फैलाते हैं, क्या इस तरह के बहस में टाइम देश का वेस्ट किया जाए और दिग्विजय सिंह बिना कुछ प्रूफ के कुछ भी बोल करके निकल जाते हैं, उनको तो कोई मतलब रहता नहीं है। और पूरे देश का ध्यान कांग्रेस के जो भ्रष्टाचार, जो महंगाई, आज जो पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, रुपया गिर रहा है, रुपये की हालत ये हो गई। दीपक जी आप अपना रिकॉर्ड निकाल के देख लीजिए कि जब यूपीए की सरकार बनी थी तो रुपये की उम्र थी राहुल गांधी जी के बराबर, आज उसकी उम्र हो गई है सोनिया जी के बराबर। और 2014 का चुनाव आते आते ओल्ड एज होम हो जाएगा, मनमोहन सिंह जी के बराबर रुपए की कीमत हो जाएगी। इससे देश का ध्यान भटाने के लिए दिग्विजय सिंह ये सब भाषा बोलते हैं, उनको प्रूफ के साथ आना चाहिए, न तो ये सब बहस बंद होनी चाहिए। ये देश को गुमराह करने वाले हैं। नरेश भाई से मैं सहमत हूं, आतंकवादियों को इससे बल मिलता है और देश को सुरक्षा के खतरा होता है, फोर्सेस डिमोरलाइज होती है। ये बहुत बड़ा सवाल है, हल्के में नहीं ले जाना चाहिए इसको। या तो बहस नहीं होनी चाहिए इन सब चीजों पे, या तो प्रूफ के साथ दे, कुछ भी वो बोल दिए दिखा करके बहस करे। ये बड़ा ही खतरनाक ट्रेंड चला इस देश में। अखिलेश प्रताप सिंह क्या कहेंगे आप? बयान पर कायम है दिग्विजय सिंह के, आप उनके बयान के साथ हैं, आप भी किनारा कर रहे हैं उनके बयान से? दिग्विजय सिंह के नहीं, इनसे पूछे दिग्विजय सिंह के किस बयान को उनका निजी बयान बताया गया, किस बयान को? नहीं, आज उन्होंने मोदी के बारे में ट्विटर पर जो लिखा, अजय माकन ने कहा ये उनकी व्यक्तिगत राय है। हाँ, तो उसको इससे कहाँ जोड़ रहे हैं? नहीं, इसके वही कंफ्यूज देखिए कौन कर रहा है, भ्रम कौन फैलाने का प्रयास कर रहा है, उसको इससे कहाँ जोड़ रहे हैं? और अभी आपने 10 उदाहरण दिए दीपक जी कि जो उन्होंने अतीत में कहा वो भविष्य में चल के सही साबित हुआ। हम ये नहीं कह रहे हैं कि क्या वर्तमान में क्या कोई सबूत तथ्य क्या है, लेकिन अतीत ऐसा बताता है, अतीत ऐसा रहा है आरएसएस का कि इस तरह के लांछन आरोप लगे हैं, सबूतों के आधार पे मुकदमे चल रहे हैं, तो उससे हम आप कोई इनकार नहीं कर सकता है। तो ये इतनी सी सिर्फ बात है। दूसरी बात, ये आतंकवादियों के हौसले बढ़ाने का नसीहत हमें न दें, नहीं तो हम कंधार से लेकर के सब गिनाना शुरू करेंगे, जिसके कारण 26/11 से लेकर के अमेरिका तक में उन्हीं लोगों के कारण ये सब अटैक हुए थे। तो हमें नसीहत न दें, हम अंग्रेजों, जब ये लोग अंग्रेजों के साथ थे तो हम अंग्रेजों से लड़ रहे थे। 55 साल राज आप किए, बोलिए रामेश्वर, आप किए 65 साल में, 55 साल 65 साल में राज एक किए और आतंकवाद हमने फैलाया। आतंकवादी जब सर उठा रहे थे हिम्मत नहीं थी कुचलने की, आज ये हालत हो गया। उग्रवादी सर उठाते हैं तो इनको हिम्मत नहीं कुचलने की, और हमको नसीहत दे रहे। हम 6 साल राज किए। कंधार पहुंचा कब? जब आपने आतंकवादियों को 89 में छुड़वाया। कंधार कब पहुंचा है? अखिलेश जी आप बोल रहे थे तो मैं अब इन्होंने छेड़ा तो मैं सुना दे रहा हूँ, अब इन्होंने छेड़ा तो मैं सुना दे रहा हूँ। सुन लीजिए, आपके पास इस गिनाने के सिवा और कुछ नहीं है, ये जनता भी जानती है आप जो बोलिएगा। मैं ये आपको कह रहा हूं कि पंजाब में आतंकवाद हुआ, जम्मू कश्मीर में फैला, कब फैला? आपके राज में फैला। आपने क्यों नहीं उसको कुचल किया? सांप को दूध पिलाना अगर आप जानते हैं तो उसको जानिए। चौरसिया जी, नहीं, मैं बहस पे आऊंगा, ये फिर हिस्ट्री में जा रही है। मैं चाहता हूं, मैं लगातार दिग्विजय सिंह जी से भी संपर्क करने की कोशिश कर रहा हूं ताकि वो आरएसएस से सीधे बात कर सके। मेरे साथ राजीव तुली जी है, जो जिनके साथ हमारा फोन कनेक्शन कट गया था, लेकिन वो फिर जुड़ गए हैं। तुली जी, आरोप जो लगते हैं उसको मतलब सीजर्स वाइफ शुड बी अबव ऑल डाउट्स, ये कहा जाता है, ये लिखा है शेक्सपियर ने। सवाल उठता है कि समझौता एक्सप्रेस में स्वामी असीमानंद अपना डिक्लेरेशन देते हैं, बाद में उससे पलट जाते हैं। मालेगांव धमाके में स्वामी साध्वी प्रज्ञा सिंह और लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित पकड़े जाते हैं। यहां तक कि हैदराबाद मक्का मस्जिद ब्लास्ट में इंद्रेश कुमार, जो कि आपके प्रचार प्रमुख हैं, उनसे पूछताछ हुई थी और
साथ ही साथ अजमेर दरगाह धमाके के मामले में भी एक बैठक में शामिल होने का आरोप लगा था। तो ये तमाम आरोप तो लगे हैं ना आरएसएस पे, और इस पर लिखा भी गया है, पढ़ा भी गया है, पब्लिक डोमेन में भी है। दीपक जी, मेरा यही कहना है कि ये बार बार आरोप ही लगते हैं। हेलो जी दीपक जी, ये कौन सज्जन बोल रहे हैं मैं जान नहीं पा रहा हूँ। जरा मैं जब ये सब बोलते हैं चुप रहता हूँ, जब मैं बोलूँ ये भी चुप रहे, मेरा ऐसा निवेदन है इनसे। सभी साध्वी प्रज्ञा के 4 बार नार्को टेस्ट किया है, 4 बार नार्को टेस्ट किया है, आज तक कुछ प्रूव नहीं हुआ है। यही इसी एक ये जो 4 केसेस आपने गिनवाए हैं अभी तक, इन 4 केसेस में 3 गवर्नमेंट एजेंसियों के 3 अलग अलग वर्जन हैं। आप किसके वर्जन को आधार मान करके ये सारी बात कर रहे हैं? इंद्रेश कुमार जी को आपने बुलाया, उनका इंटेरोगेशन किया, आपके पास सबूत है तो गिरफ्तार कीजिए ना, आपको कौन रोक रहा है? आप सरकार है भाई, आप सरकार को अगर गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं हो रही है तो इस देश में कानून का राज चलता है या नहीं चलता है? यदि आपके पास इन सब विषयों में इतने पुख्ता सबूत हैं तो अभी तक ये अरेस्ट क्यों नहीं हुई है? और अगर जिन लोगों की अरेस्ट हुई है उनके 4 बार नार्को टेस्ट करने के बाद इशरत जहां मरती है तो वो कुछ लोगों की बेटी बन जाती है। एक उस साध्वी प्रज्ञा के जिसके 4 बार नार्को टेस्ट और आपने ब्रेन मैपिंग टेस्ट किए हैं, जो कैंसर से पीड़ित कर दिया आपने उसको, उसके विरुद्ध कोई एक प्रूफ आपके पास नहीं है और उसको आप अरेस्ट किए बैठे हैं। ये आपका कानून का शासन। तो मेरा ऐसा कहना है, जितनी बातें दिग्विजय सिंह जी कहते हैं, अगले दिन उनकी पार्टी का, उनके किसी बड़े नेता का उस पर बयान आ जाता है। अखिलेश प्रताप सिंह जी को ध्यान ना हो तो वो पिछला इतिहास और अतीत उठा करके देख ले। और मैं फिर दोबारा से एक बात कहता हूं कि 55 वर्ष आपने राज किया है, पिछले 9 वर्ष तो आपने जो कर सकते थे, जितने घोटाले कर सकते थे, जितने अत्याचार अनाचार इस देश पर कर सकते थे, वो किए। तो मेरा निवेदन है कांग्रेस नीति यूपीए सरकार से, केंद्र में जो शासन कर रही है, और अखिलेश प्रताप सिंह जी उनको यहां पर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मेरा उनसे निवेदन है कि सीबीआई, आईबी, एनआईए, एनसीडीसी या ऐसे कुछ और जो भी आपकी जांच एजेंसियां हैं, उन सब के प्रूफ एक स्थान पर इकट्ठा कीजिए, देश के सामने रखिए और उसके आधार पर संघ पर बैन लगाइए। आपको कौन रोकता है? बीच में अखिलेश प्रताप सिंह जी ने कहा था कि संघ पर 3 बैन लगे, तो वही जो आपकी सरकार जिसने बैन लगाए वो कोर्ट में जाकर के हारी और उसने वो बैन विड्रॉ किए और वहां पर कोर्ट में रिपोर्ट दी आपके जजेस ने, माननीय न्यायाधीशों ने, के जो भी बयान, जो भी जिस प्रकार के लांछन संघ पर लगे हैं उसके संबंध में कोई प्रूफ, किसी प्रकार का कोई प्रूफ जो है वो दिया नहीं जा सका है, इसलिए ये बैन हटाया जाता है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप देश की व्यवस्था, देश में जो देश की जो शासन व्यवस्था और जो कानून व्यवस्था है, अपनी शक्ति उसको ठीक करने में लगाएं। देश पर जो आतंकवाद बढ़ रहा है, जो माओवाद से जिससे आप लड़ नहीं पा रहे हैं, और जो अभी सुकमा का जो माओवादी हमला हुआ, एनआईए ने रिपोर्ट दी है कि 4 कांग्रेस के नेता थे उसमें जो रेगुलर फीडबैक दे रहे थे माओवादियों को। तो ऐसा अगर आपका अपना इतिहास है तो आप संघ पर लांछन लगाएं, ये अच्छा नहीं लगता। मेरा निवेदन है अखिलेश प्रताप सिंह और दिग्विजय सिंह जी दोनों से कि आप अपना घर ठीक करें, बाकी सब ठीक अपने आप हो जाएगा। मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री हैं, थोड़ा हिम्मत करके आतंकवाद को कुचलने के लिए कुछ प्रयास करें, देश अपने आप ठीक हो जाएगा। और आपको संघ पर लांछन लगाने का कोई अधिकार नहीं है। किसी प्रकार का कोई आपके पास प्रूफ है तो आप उसको पटल पर रखिए और संघ पर बैन लगाइए। अखिलेश जी बोलिए, क्या बोलेंगे? जितनी बार बैन लगा अदालतों ने उसको कैंसिल किया है। देखिए, गलत तथ्यों को पेश करते हैं। अदालत में सरकारें बर्खास्त करने के खिलाफ ये लोग गए थे, गलत सरकार, इसी जब बैन लगाया गया था तो 2-3 प्रदेशों की सरकारों को। तो बैन कैसे हट गया अखिलेश प्रताप जी? इन लोग के नहीं, बैन कैसे? बैन हमेशा के लिए किसी पर नहीं रहता है। बैन हमेशा के लिए किसी पर नहीं रहता है। नहीं, बैन तो हटाया कोर्ट ने था ना। बैन हटाया तो कोर्ट ने था ना। ऐसी नहीं है, बैन हटाया तो कोर्ट ने था ना, उसको बैन हटाया तो कोर्ट ने ना। जब देखिए ये सारी चीजें कानूनी प्रक्रिया के तहत होती हैं। एक बहुत से चीजों को कोर्ट में जाया जाता है, प्रशासन शासन उसको कोर्ट में ले जाता है, लेकिन बहुत से सबूतों तथ्यों के आधार पे कुछ निर्णय नहीं होते हैं, बरी हो जाते हैं लोग। लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि उसमें दोष नहीं था। आपका देश की न्याय व्यवस्था में विश्वास है या नहीं है अखिलेश प्रताप जी? और आप भाई अपना इतिहास देखो, बहुत राष्ट्रभक्ति मत बताओ।
अंग्रेजों के समय आपने क्या क्या मैं किया, नहीं बता रहा आजादी हूं। के पहले आप क्या, देश के का बाद क्या आप किया, हाँ, सबको आप पता बताइए है। क्या किया, क्या अब किया? आप बोल रहे हैं, और हमको जिस आपने कांग्रेस खुद ने- नसीहत दी कि बीच जिस में कोई ना कांग्रेस बोले। ने स्वतंत्रता, आपने खुद इतनी जिस लंबी कांग्रेस ने नसीहत दी, स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, उसको बीच तो में गांधी कोई जी ना ने कहा बोले। कि समाप्त कर दिया जाए आपने- सरकार। मैं आप दोनों को रोकूंगा, मैं आप दोनों को रोकूंगा। मेरे ख्याल से हम व्यक्तिगत ना हो, क्योंकि हमारे पास बाकी पैनलिस्ट भी है। रामेश्वर चौरसिया जी, लगातार आप पर आरोप की बैन तो 3 बार आरएसएस में भी लग चुके हैं, जो आपके परिवार के मुखिया माने जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसी पर आ रहा हूं। मैं यही जानना चाह रहा था दीपक जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं, कांग्रेस पार्टी तो ये करती रही है, सरकारी एजेंसियों का क्या हाल कर दिया। हम बोलते हैं तो हम अपोजिशन में है बोलते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपने किस तरह मिसयूज कर रहे हो सीबीआई का, किस तरह इन्होंने नीचा दिखाया है आईबी को और बाकी सरकारी एजेंसियों को, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन को। मैं दूसरी चीज बोल रहा हूं, अब अखिलेश जी या कांग्रेस पार्टी ये बताए, बैन तो इनकी सरकार है, हम पर लगा ही देंगे, लेकिन अब एक कोर्ट को भी नहीं मानते क्या? जिस तरह का भाषा कर रहे हैं कि कोर्ट ने जब हटा दिया, आपके पास सबूत नहीं, आप तो बैन लगा देंगे। कोर्ट का टाइम भी जाया करते हैं, आपको क्या अब न्यायालय पे भी भरोसा नहीं रहेगा? आप संविधान को भी मानने से इनकार कर रहे हैं। बैन तो हम भी लगा सकते हैं, हमारी सरकार है तो, लेकिन बिना तथ्यों के आधार पर लगाए गए बैन समाप्त किए गए। और तुली जी सही चीज बोल रहे थे, सारी चीजों मैं उससे सहमत हूं। और इनको यह भी नहीं पता है कि जब पाकिस्तान का हमला हुआ था, मैं एक स्टेप आगे बोल रहा हूं, उस समय भारतीय जनता पार्टी नहीं थी। यही के संघ के लोग जगह जगह एरोड्रम बना रहे थे, हेलीपैड बना रहे थे, लोगों की मदद कर रहे थे, सेना के साथ भी मदद कर रहे थे। ये देश की जनता है, संघ भी एक एनजीओ की तरह काम करता है, बाकी लोग भी करते हैं। इस तरह से किसी को नीचा दिखाना ये कांग्रेस की फितरत बन गई है, इसलिए इस पर ज्यादा कुछ बोलना से कोई मतलब नहीं रखता, क्योंकि ये तो वही बात हमेशा कहते रहेंगे। और मैं आपको बता रहा हूं, इनके पास प्रूफ है तो सही बात है कि यह न्यायालय में जाए या इनकी सरकार है, संघ पर बैन लगाए, लेकिन बैन वो नहीं लगाए कि फिर कोर्ट इनको रिप्रीमांड करे और इनको झाड़ लगाए और फिर बैन हटा दे। इनके पास प्रूफ नहीं है। ये देश को गुमराह करने के लिए सारी बातें करते रहते हैं, क्योंकि देश का ध्यान ये हटाना चाहते हैं। आतंकवाद जो बढ़ रहा है उससे, महंगाई जो बढ़ रही है, डॉलर का रुपए का अवमूल्यन हो रहा है, पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही है, इन सब चीजों इनके ये प्रशासनिक विफलता का ध्यान प्रशासनिक रूप से पूरी तरह विफल है। इसका ध्यान हटाने के लिए, चूंकि अगला चुनाव आ रहा है, चुनाव के समय नए नए प्रॉमिस करते हैं। पिछली बार नरेगा लाए, 9 साल से इनको ध्यान नहीं था, अब ये फूड सिक्योरिटी ला रहे हैं। इन्हीं से पूछिए फूड सिक्योरिटी क्या वही नरेगा वाले करप्शन करने के लिए ला रहे हैं। चलिए इस पर हम आएंगे, मुद्दे पर न भटके, मुद्दे से न भटके। रामेश्वर जी, साबिर अली जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और अभी अभी राजीव तुली जी ने पॉइंट उठाया था कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इशरत जहां को अपनी बेटी बताने लगते हैं। तो ये काम जेडीयू ने किया है। क्या आपको नहीं लगता कि इससे भी जो आतंकवादी हैं या जो देशद्रोही तत्व हैं, क्योंकि इशरत जहां आतंकी थी या नहीं, ये एक डिस्प्यूटेड मामला है, इस पर क्लैरिटी नहीं है। खुद दिग्विजय सिंह मांग कर चुके हैं कि गृह मंत्री इस बात को साफ करें कि इशरत जहां का क्या रोल था और क्या उसको लेकर क्लैरिटी थी, और बाकी लोग आतंकवादी थे या नहीं थे। आप इशरत जहां को बिहार की बेटी बता रहे हैं वोट के लिए। आज जी आप सुन लीजिए चौरसिया जी, बड़े मुद्दत के बाद हमको आपने समय दिया। 2 बातें हैं। मैं तुली जी की बात सुन रहा था, उन्होंने कहा कि उनका बहुत कोर्ट पे, न्यायिक पे बड़ा भरोसा है। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि अगर आपको भरोसा है तो आपने कहा कि साध्वी और कर्नल के ऊपर कोई तथ्य नहीं है, तो क्या कोर्ट अभी तक जमानत नहीं दी? तो बगैर तथ्य का जमानत दी कि उनके ऊपर बगैर आरोप की उनको जेल के अंदर रखिए। साबिर अली जी, यहां मैं क्लैरिफाई कर दूं, मुझे समझ में नहीं आता। जो अभी तक प्रोसीडिंग्स हुई हैं उन पर कोई सीधे आरोप या चार्जशीट नहीं लगी है। ये बात सच है, उन पर नार्को टेस्ट हुए हैं, लेकिन उनकी जमानत इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि वो उनकी गिरफ्तारी मकोका के तहत हुई है। आप जानते हैं मकोका कैसा कानून है, क्योंकि आपका भी महाराष्ट्र से राजनीतिक और व्यावसायिक संबंध रहता ही होगा। तुली जी, मैं ठीक बोल रहा हूं ना? मैं यही कहना चाहता हूं कि बगैर, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं दीपक जी। नहीं, आप तुली जी आज तक उनके चार्जशीट में कोई आरोप नहीं है और उनको बेल तक नहीं हुआ। मैं हरजदा हूं ये बात सुनकर। साबिर अली साहब, उन पर दूसरी बात आपने कहा कि इशरत जहां को बिहार की, आप मकोका हटा दी। मकोका में जब बंद हुआ, उसकी चैलेंज करने की प्रोविजन है। मकोका को रखने के लिए यह आपका बहुत बड़ा प्रयास था।
अगर ऐसा है तो आपने मानहानि का क्यों नहीं आप गए उसमें? खैर, ये उस पर बहस हो जाएगी और उस पर जो अभी दूसरे चार्जेस लगे हैं अभी आने बाकी हैं, मैं उस बहस में नहीं जाना चाहता हूं। मैं आपकी प्रक्रिया और आपकी मंशा की, और मैं अभी भी कहता हूं, सीना ठोक के कहता हूं कि इशरत जहां बिहार की बेटी थी, इस देश का कानून है, अगर वो आतंकी थी या नहीं थी, जैसा कि आपने कहा कि एक चर्चा का विषय हो सकता है, ये जांच का विषय हो सकता है, जबकि इस देश का सीबीआई कहती है कि वो नहीं थी। मैं उस बहस में भी नहीं जाकर, इस देश का कानून कहता है कि अगर कोई आतंकी है तो उसको बंद करके फार्म हाउस में नहीं रखते। नहीं, सुन लीजिए, आप पहली बात सुन लीजिए कि नहीं, आईबी कहती है थी और सीबीआई कहती है नहीं थी। ये चर्चा का विषय हो सकता है, लेकिन बिहार की बेटी थी ये कहने में मुझे कोई हर्ज नहीं और कभी भी नहीं होगा। मैं गर्व से कहूंगा कि बिहार की बेटी अगर वो गलत थी तो इस देश की अदालत नहीं, सुनिए, सुन लीजिए, आप बीच में आप मत बोलिए, आपका मैं सुन रहा था। अभी आप नसीहत दे रहे थे कि कोई बोले, आप बोले तो कोई नहीं बीच मिले, मैं सुना, आपको नहीं मिला, इसलिए उस नसीहत पे आप अमल कीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि अगर वो कन्विक्टेड है, अगर वो आतंकी थी, तो उसको लाके फार्म हाउस में बंद करके बीच चौराहे पे खड़ा होके गोली मारने का किसी के आदेश पर, ये आपको कानून में हाथ लेने का ये अधिकार किसने दे दिया? अगर वो था, पकड़ के लाते, बैठते, केस चलवाते। अगर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट फांसी देती, फांसी दे देते। दूसरे लोगों को फांसी हुई है, हमेशा इस साल में, गए साल में 4 लोगों को फांसी हुई, 5वां होता, 10वां होता। ये कानून ले लिए, किसी आका के कहने पर बीच चौराहे पर आप गोली चलाते हो और कहते हो कोई बहुत अच्छा काम है, इसलिए कि वो आतंकी थी। आतंकी रामेश्वर चौरसिया जी, ये सीधे सीधे नरेंद्र मोदी जी पर आरोप है। क्या आप मानते हैं इशरत जहां को बिहार की बेटी कहना राजनीति नहीं है? हाँ, मैं बता रहा हूं, 1 मिनट दीपक जी। ये बहस का मुद्दा इसलिए भी मैं नहीं मानता इसको, मैं आज तक इस बहस में इसलिए भी भाग नहीं लिया। कोर्ट का मामला है, सीबीआई ने दायर की। कल टाइम्स ऑफ इंडिया का आप रिपोर्ट देख लीजिए, उसमें साफ साफ लिखा है कि इशरत जहां बच्ची थी कि नहीं थी। साफ साफ आईबी ने कहा है कि जो जावेद नाम का व्यक्ति था वो आया और मुंबई से इशरत जहां के साथ आया, वो जो 5 मारे गए उस पर चर्चा नहीं हो रही आतंकियों पर, क्योंकि इशरत भी उनके साथ ही तो मारी गई। इशरत को कोई हैदराबाद में नहीं मारी गई इनकाउंटर में। अब ये विवाद का विषय है, आईबी और सीबीआई और कोर्ट में ही मामला चल रहा है कि क्या प्रूफ होगा क्या नहीं होगा, लेकिन ये विषय बेकार का किया जा रहा है। वो 4 के बारे में क्यों नहीं किया जब चारों के साथ वो मारी गई है? साफ साफ आज पेपर में है, इसको कोई डिनाई नहीं कर रहा है कि जावेद जो पाकिस्तान से आया वो इशरत जहां के साथ मारा गया और उसी में इशरत जहां थी। अब बिहार, ये तो देखो, ये सब चीजें, ऐसे चीजों को क्लेम करने से अब कोई आतंकवादी पकड़ा जाए और मारा जाए और उसमें आप कहे हमारी बेटी थी, हमें इस पर गर्व है, इस तरह की भाषा का जो उपयोग हो रहा है शुद्ध राजनीतिक लाभ के लिए हो रहा है। इसीलिए मैं बोलता हूं आतंकवाद पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब देखो, पाकिस्तान से जो भी आतंकी आता है, भाई ये बात सही है, पाकिस्तान से आएगा तो मुस्लिम होगा। मैं मानता हूं कि जो मुस्लिम वहां चले गए, जो आतंकी है वो देशद्रोही है। जो मुसलमान भाई यहाँ है, जितने हम देशभक्त हैं उतने वो देशभक्त है, इसीलिए तो इंडिया में रह गए। लेकिन आप उस पर राजनीति कर रहे हो यहाँ वोट लेने के लिए। दिग्विजय सिंह भी तो यही काम करते हैं। हाँ, इंडियन मुजाहिदीन बाहर के लोगों ने बनाया, अब वो आतंकवादी है तो उससे सारे मुस्लिम को दिग्विजय सिंह जोड़ते हैं। हम नहीं जोड़ते। आज दिग्विजय सिंह का बयान देखिए, उस पर भी बयान है। ये क्या चल रहा है इस देश में समझ में नहीं आ रहा। मतलब शाबिर अली जो कर रहे हैं सिर्फ मुसलमान वोटों के लिए इशरत जहां को अपनी बहन बता रहे हैं, आप ये कह रहे हैं? अरे भैया, वही थोड़े कर रहे हैं, ये तो पूरे देश में हर पार्टियां लगी है अपनी विफलता को छुपाने के लिए। प्रदेशों की, केंद्र की सरकारें हैं, हमको जब तक वो कबूल नहीं करेंगे तो उनका खाना नहीं पचता। दीपक जी, जब तक हमको कोसेंगे नहीं उनका खाना नहीं पचता। अगर नरेंद्र मोदी वोट की राजनीति करते हैं तो आप भी वोट की राजनीति कर रहे हैं इशरत जहां को अपनी बेटी बताकर और बहन बताकर। देखिए, ऐसा नहीं है। बिहार की बेटी थी और बिहार की थी तो मैं ये तो नहीं कह दूंगा कि वो दूसरे प्रदेश की थी, मैं तो नहीं कह दूंगा कि राजस्थान की थी, ये तो मैं नहीं कह दूंगा कि वो नागालैंड की थी। बिहार की बेटी थी। शाबिर अली साहब, बिहार की बेटी 10 साल पहले क्यों याद नहीं आई जब एनकाउंटर हुआ? ये बेटी 10 साल पहले क्यों याद नहीं आई जब उसका एनकाउंटर हुआ? उस वक्त भी कही गई, ऐसा नहीं है। आज उसका सामने तथ्य सामने आया ना, डिस्कशन आ जाए। उस वक्त आप डिस्कशन किए हुए थे तो उस वक्त आता सामने। फर्जी इनकाउंटर का केस सालों से चल रहा है। 2009 में जांच के लिए कहा था हाईकोर्ट ने,
और सबसे पहले कोर्ट ने बता दिया था कि एनकाउंटर फर्जी था। अब जनता दल यूनाइटेड को याद नहीं आया था कि इशरत जहां जो है बिहार की बेटी है, अब क्यों याद आ गया? नहीं, उस वक्त नहीं, आज चूंकि उसके चार्जशीट दाखिल गए, उस वक्त सामने कही गई बात इन्वेस्टिगेशन के अंदर था। आज तो सीधा आरोप तय किया गया है। हम तथ्यों पर बोलते हैं, स्पेकुलेशन पे नहीं। आरोप तय नहीं हुए, चार्जशीट हुई अभी। तो चार्जशीट तो तय हो गई, तो जितना उनको देना था वो आरोप तय कर दिया उन्होंने अपने तरफ से। चार्जशीट को क्या कहते हैं? दैट्स अ फाइनल रिपोर्ट। चाहे चार्जशीट इंटरिम हो या फाइनल हो, चार्जशीट कोई भी कोर्ट में उसी पर फैसले लिए जाते हैं, और जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसका वही फाइनल रिपोर्ट है। रामेश्वर जी, आज भी उसका इन्वेस्टिगेशन नहीं था। उसको दीपक जी, आपसे मेरा एक सवाल है, नहीं आपसे मेरा एक सवाल है, एक बात अब बताइए, पार्लियामेंट में उठ गया, अभी मैं आया मणिपुर से, कल ही मैं लौटा हूं, वहां के पेपर भी भरे हुए हैं, पार्लियामेंट में मुद्दा उठा कि 1200 कुछ फर्जी एनकाउंटर किए हैं वहां के सीएम ने, पार्लियामेंट में मुद्दा हुआ, इस पर तो कभी चर्चा नहीं होती है। वो 5 के साथ मारी गई, फर्जी था नहीं, कोर्ट में मामला चला, इस पर चर्चा होती है। तो मामला यह है कि आप हो चाहे कोई पॉलिटिकल पार्टी हो, जहां गुजरात जुड़ा हो, कहां नरेंद्र मोदी जुड़ा हो, वो चर्चा स्वाभाविक हो जाता है। एक ऐसा हवा बना दिया गया है कि नरेंद्र मोदी आया, हाँ जैसे लगता है ना, देखो बाकियों को डर तो है, ये बात कांग्रेस पार्टी डरती है, तो बात मुझे समझ में आती है। मैं बीच में इंटरप्ट करता हूं, क्या इस चैनल पे अभी शुरुआत मैंने की? दीपक जी, आपने सवाल पूछा, साबिर अली ने तो शुरू किया नहीं इस बात को। सवाल दीपक चौरसिया जी का था। मैंने आपसे सवाल नहीं की, मैंने दीपक चौरसिया से सवाल किया कि क्या मणिपुर में, दीपक जी मैं ये पूछता हूं कि मणिपुर में इतने एनकाउंटर हुए, पार्लियामेंट में मामला उठा, कोई मैं नहीं बोल रहा हूं, लेकिन इस पर तो कभी चर्चा नहीं हुई। इतने एनकाउंटर फर्जी हुए, इसमें चर्चा नहीं हुई। अब ये फर्जी है कि सही है, ये प्रूफ होना है, लेकिन इस पर चर्चा चल रही है। बाकी चर्चा आप करेंगे तो लोग कहेंगे कोर्ट में है, सब जुडिस मामला है, हम भी एमएलए हैं, वो एमपी है, कोई मिनिस्टर है, वो कहेंगे कि इस पर चर्चा नहीं हुई, सब जुडिस मामला है। लेकिन जहां गुजरात की बात आती है उस पर चर्चा शुरू हो जाती है, वहां सब जुडिस नहीं लगता किसी को, वहां कोर्ट की अदालत की रेस्पेक्ट किसी को जेहन में नहीं आता। रामेश्वर जी, कुछ भी फर्जी बयान दे देंगे, उस पर चर्चा होती है, उसमें जेहन में नहीं आता है। वैसे सवाल पूछना मेरा काम है, लेकिन मैं आपको जवाब दे दूं कि जब भी मणिपुर की बात आती है, कई बार डिस्कशन होता है, हर बार डिस्कशन होता है, और हर बार डिस्कशन जो है वो आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट तक लिमिट होकर रह जाता है। फर्जी इनकाउंटर भी डिस्कस होते हैं, और वहां की जनता की जो सबसे बड़ी मांग है वो यही है कि ये वहां से हटाया जाए। लेकिन अखिलेश जी कुछ कहना चाहते हैं और मुस्कुरा रहे हैं तो कुछ तो छुपा रहे हैं, कुछ छुपा रहे हैं अखिलेश जी आप? नहीं, हम कुछ छुपाते नहीं दीपक जी, ये तमाम इतने देर से बहस कर रहे हैं। अरे भाई, गुजरात के इनकाउंटर में सत्ता शीर्ष तक उंगली उठी, तब वो चर्चा का विषय है। पकड़ के मारे गए, तब चर्चा का विषय है। कहीं भी इनकाउंटर हो, गलत है। एक आतंकवादी को एक डंडे के बल पे जान हथेली पे लेके अपनी जान गंवा करके बंबई में एक पुलिस वाले ने पकड़ा, सिर्फ इसलिए कि ये जिंदा पकड़ा जाएगा तो मेरे पास प्रूफ होगा, हमें बहुत सी चीजें हासिल होंगी, और इस देश को हासिल हुई, इस देश के कानून ने उसे फांसी की सजा दी। अब वहां पे भी यही हुआ होता तो आज सीना तान के हमारे भाजपा के भाई कहते कि देखा हमने पकड़ा, ये चीजें मिली, फांसी तो होती ही उनको, आतंकवादी जो भी जैसा बता रहे हैं। तो दोनों में फर्क इसलिए है, इसलिए चर्चा में है। और खैर उस इनकाउंटर पे हम नहीं जाना चाहते, बहुत चीजें भाई गुमराह करने का तमाम तरीका तो ये लोग देख लें। आइडियोलॉजी बताते हैं, अभी मोदी जी की तारीफ करते हैं, सजा याफ्ता मिनिस्टर अभी भी इनके कैबिनेट में है, बता रहे थे कि देश का धन फला धन क्या क्या बता रहे थे अभी भाजपा के हमारे साथी मुंडे साहब बता रहे हैं, काला धन विदेशों में ढूंढ रहे थे, मुंडे साहब 8 करोड़ खर्च कर दिए, बीजेपी खामोश है। भाई काला धन तो आप ही के पास निकल रहा है, क्या किया आपने? आप काला धन दुनिया भर में ढूंढ रहे हो, बता रहे हो कि दुनिया में यहाँ पे ढूंढ रहे हो। तीसरी बात कहते हैं कानून कुछ कर ले। भाई हम लोग, हमारे यहाँ कानून का अपना काम करता है, तहलका के जर्नलिस्टों की तरफ से फर्जी फंसा के उन्हें जेल में नहीं ठूस दिया जाता है। एक तत्कालीन वरिष्ठतम नेता के पक्ष विपक्ष या पक्ष में एक किसी ने विदेशी मैगजीन ने आर्टिकल लिख दिया तो किस तरह से उसको देश के बाहर डिपोर्ट किया गया। ये आप लोग नसीहत न दें, बतावें, अपने गिरबान में झांक के देखें।
हम बहुत ज्यादा कलई खोलने के लिए यहाँ पे नहीं है, दीपक जी है ही हैं, हम जो भी पूछेंगे बताएंगे। लेकिन प्रश्न फिर वही उठता है कि आप अपनी विश्वसनीयता जो है वो कैसे बदल देंगे पिछले 70 वर्षों का, जब से जनसंघ आरएसएस से शुरुआत हुआ। क्योंकि समाज के सब वर्ग को आपको ले चलने का आइडिया ही नहीं है, आइडियोलॉजी ही नहीं है। जो आरएसएस की आइडियोलॉजी हमने भी पढ़ी है, उसका अभी गिनाना शुरू करेंगे तो रामेश्वर जी, जवाब तो बनता है कि कालाधन गोपीनाथ मुंडे के पास कहां से आया जो उन्होंने 8 करोड़ रुपया खर्चा किया। बिल्कुल। देखिए, इसमें भी आपको बताऊं, इनकम टैक्स सोच, ये इलेक्शन कमीशन का ये मामला है, उन्होंने नोटिस दिया, उन्होंने एक गेहूं बेच के लाया। देश में ऐसा चल रहा है कि लोग ऐसे खर्च करते हैं, ऐसे इस देश में चुनाव में इतने खर्च होते हैं। अब गेहूं बेच के लाए, ये तो मत बोलिए ना, जहाँ कोयला बताइए, उन्होंने खुद कहा है, मैंने विजुअल देखा है। अखिलेश जी, अखिलेश नहीं, आप तोड़िए मत उनके बयान को, दीपक जी के पास उनका बयान होगा, दिखा देंगे, आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। अब बिल्कुल बिल्कुल है, मैं तो बता रहा हूं कि है, वो तो दुनिया देखा है। आप जो बोल रहे हैं अपने गिरबान में झांक के देखिए। अखिलेश जी, अगर देश की जनता हमें मैंडेट देती है तो हम कम्युनल हो गए। आप सबको साथ लेके हम नहीं चल रहे। आप यही हमको एक बात बता दीजिए, आप सबको अगर साथ लेके गुजरात में चल रहे थे तो 32, उन्हीं की बात आप कर रहे हैं ना, 32 माइनॉरिटी डोमिनेटेड सीट में, मैं नहीं बोल रहा हूं, दीपक जी के पास ही आंकड़े हैं, प्रेस वालों के पास है, 24 हम जीते अखिलेश जी, आप सिर्फ 2 जीते, आप पर तो वो भी नहीं। आज देश की जनता विकास चाहती है साहब, आप उसी में देश को उलझाए रहना चाहते हैं। जात पात और कभी देखिए, कभी नहीं, आपने तो 15 पहले लड़ाई। 1 मिनट, हाँ अखिलेश जी, मैं आपसे मैं आपसे ये सवाल पूछता हूँ। उन्होंने भले आपको वोट दिया हो, लेकिन आपने उन पर विश्वास नहीं किया। आप ठीक है, क्योंकि आपकी आइडियोलॉजी नहीं है। सुन लीजिए, आपकी आइडियोलॉजी नहीं है, आपके पास रिकॉर्ड नहीं है। क्या लीजिए? अरे आपके पास रिकॉर्ड नहीं, थोड़ा इस बहस पे हम बहुत आगे तक जा सकते हैं, इस बहस पे बहुत आगे तक जाते हैं और चुनाव तक हमको बहुत मौके मिलेंगे। आखिरी सवाल मैं तुली साहब से लेना चाहता हूँ। तुली साहब, अगर अखिलेश जी को मैं बता दूं, अखिलेश जी को मैं बता दूं, पिछली बार 15 मुस्लिम को विधानसभा में कोई सीट दी थी इस बार। अरे मेरी बात तो सुन लीजिए अखिलेश जी, आप ही की बात बोल रहे हैं। पिछली बार आपने 15 दिया, इस बार आपने 4 क्यों दी? अरे मेरी बात तो सुन लीजिए, आपने दिया था, मैं नहीं दिया था मुस्लिम को, मैं आपकी बात बोल रहा हूँ। आपने पिछली बार 15 दिया था, फिर वही बात हो गई ना, आपने विश्वास नहीं किया, बस मैं ये सुनना चाह रहा था। अरे आप मेरी पूरी बात नहीं सुन रहे। आपने इस बार 4 क्यों दिया? आपने भी तो विश्वास नहीं किया, आपने क्यों उनकी सीटें घटाई? आपका विश्वास कम हो रहा है क्या? 15 से 4 पे आ गए। जीतने के लिए दिए जाते हैं, जीतने के लिए दिए जाते हैं चुनाव। आज पंचायत का चुनाव हुआ, कॉर्पोरेशन का हुआ, पूरी की पूरी कैंडिडेट हमारे पूरी। अखिलेश जी, रामेश्वर की ये बहस अनंत काल तक चल सकती है, क्योंकि कांग्रेस का फेवरेट टॉपिक है, मैं जानता हूँ। अंतिम सवाल तुली साहब से, तुली साहब, क्या आप दिग्विजय सिंह के खिलाफ मानहानि का मुकदमा करेंगे? कैंडिडेट भारतीय जनता पार्टी से जीत के आए हैं, जो आप कांग्रेस जी, ऐसा है कि ऐसा निर्णय आपके टीवी चैनल पर नहीं हो सकता है, और अगर आवश्यकता लगेगी उन पर मानहानि का मुकदमा दायर करने की तो जरूर करेंगे। मगर मुझे ऐसा लगता है कि दिग्विजय सिंह जी के जो पिछले सारे बयान आए हैं वो इतने हास्यास्पद है कि उससे संघ का कुछ बुरा तो हो नहीं सका, आज तक वो कर नहीं पाए। मुझे ऐसा लगता है कि हमें अपनी शक्ति और पॉजिटिव कामों में लगाने के लिए कम पड़ती है, और ऐसे इस काम के लिए, इस व्यर्थ के काम में हम अपनी शक्ति क्यों लगाएंगे? परंतु तो अभी हमारे एंड पर विचार होगा, विचार करके उस पर निर्णय किया जाएगा। मुझे लगता है कि खत्म हो गई, लोग जाना बंद कर दिए। खैर इस बहस पे मैं नहीं जाऊंगा। अखिलेश जी, आपने जाकर के देखा है कि आपके घर के पड़ोस की शाखा बंद हो गई, आप नहीं जा पा रहे हैं, तो मैं उसकी व्यवस्था कर सकता हूँ। लखनऊ के अखबारों में अखिलेश जी, आप यदि शाखा जाना चाहते हैं और आपकी पड़ोस की शाखा में व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो सुबह देख के आते हैं। अरे ये सुबह देख के आते हैं तुली साहब, अखिलेश जी देख के आते हैं सुबह दिल्ली में की शाखा में कितने लोग आए, अटेंडेंस देख के आते हैं। में जहां आप रहते होंगे वहां पड़ोस में शाखा लगती है, मीडिया को भी इस बहस को बहुत लंबा खींच सकते हैं। माफ कीजिएगा, मेरे पास वक्त इतना ही है, लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह बना हुआ है कि अगर दिग्विजय सिंह के खिलाफ आरएसएस, दिग्विजय सिंह के पास आरएसएस के खिलाफ सबूत हैं, तो वो उस पर कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं करते? आज की बड़ी बहस में इतना ही। इंडिया न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।